आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14। इसके पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 12 में देखा जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का जिक्र किया गया है, और 12 से 35 तक में मूल अधिकारों की बात है। यहाँ पर यह भी हम लोग समझ लें कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार को 7 वर्गों में बांटकर देखा गया था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार लोगों को है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम जानते हैं कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था वह भी नहीं है, और संपत्ति का अधिकार भी कानूनी अधिकार है। यहाँ पर हम लोग समता का अधिकार देखते हैं, जिनका की विवरण अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अनुच्छेद 14 को देखें तो इसमें कहा गया है, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता से एवं विधियों के समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। न केवल नागरिकों को बल्कि समस्त व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश का नागरिक हो या विदेशी, यह सब पर लागू होता है। इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अधिकार है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पर 2 बातें आती है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जहाँ एक नकारात्मक संकल्पना के रूप में दिखती है, वहीं विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक संकल्पना लिए है। यह नकारात्मक संकल्पना इस अर्थों में दिखता है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता है, और सभी वर्ग समान रूप से समान विधि के अधीन रहते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे नकारात्मक रूप में देखते हैं। वहीं विधियों का समान संरक्षण को सकारात्मक अर्थ में इसीलिए दिखा जाता है क्योंकि यह कहता है कि समान परिस्थितियों में सबों के साथ समान व्यवहार की जाएगी। आप जानते होंगे कि विधि के शासन की संकल्पना डाइसी ने किया था। डाइसी इंग्लैंड के राजनीति शास्त्री थे, विद्वान थे। उन्होंने विधि के शासन की बात कही है, और यह विधि के समक्ष समता की बातें भी हम लोग उन्हीं से, इंग्लैंड की संवैधानिक विधि से ग्रहण किए हैं। और यह विधि के शासन की एक उप सिद्धांत के रूप में हम लोग विधि के समक्ष समता की बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के सम्यक मूल्यांकन के लिए विधि के समक्ष समता विधि सम्मत शासन की धारणा से परस्पर संबंधित है। विधि के समक्ष समता का सीधा अर्थ है किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा। विधि न्यायालय के लिए एक समान होगा। कोई भी व्यक्ति हो देश की विधि के ऊपर, कानून के ऊपर नहीं होगा। चाहे उसकी प्रतिष्ठा कुछ भी हो, वह एक समान विधि के अधीन है। न्यायालय सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। आप देखते होंगे न्यायालय में बंधा हुआ पट्टी, आंख पर बंधा हुआ पट्टी, वह एक सा व्यवहार सबों के साथ करता है। किसी के साथ किसी तरह की भेदभाव बात नहीं या पक्षपात वाली कोई बात नहीं होती है। वहां प्रत्येक नागरिक, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या सामान्य किसान हो, कोई भी कार्य वैधानिक औचित्य के साथ ही होगा और समान रूप से अपने कार्य के प्रति वह उत्तरदायी भी होता है। वहीं
विधियों का समान संरक्षण देखें तो यह चीज हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, जहां विधियों के कानून के संदर्भ में सभी को समान संरक्षण दिया जाता है। किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव वाली बात नहीं होती है। बिना भेदभाव के साथ सबों के साथ समान व्यवहार, समान संरक्षण और समान व्यक्तियों को सुविधाएं और अवसर प्रदान करके राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किए जाने की यह अपेक्षा भी करता है। यह मान लें कि अनुच्छेद 14 कहता है कि उन लोगों के साथ जिनकी परिस्थितियां समान हैं, समान व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जो समान नहीं है उनके साथ समानता के व्यवहार का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि उनके साथ उनकी असमानता की स्थिति को ध्यान में रखकर आचरण किया जाए। विधि के समक्ष समता और संरक्षण की बात होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। यह इसलिए कि शासन के स्तर पर कार्य करने में समस्याएं उत्पन्न न हो, इसीलिए ये अपवाद दिए गए हैं। अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार हैं। वे जब तक अपने पद पर रहते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, तो उस समय उनके जो कार्य होंगे वह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और यदि मुकदमे की आवश्यकता अनिवार्य होगी तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 361 में ही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद के लोकसभा या राज्यसभा या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन में से उनकी कार्रवाई को समाचार पत्र में प्रकाशित करते हैं या रेडियो या टेलीविजन में यदि वहां की सत्य बातें प्रकाशित या प्रसारित होता है तो उन पर दीवानी या फौजदारी मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। संसद में या किसी संसदीय समिति के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात के संबंध में उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई शिकायत नहीं की जा सकती। ऐसी बातें अनुच्छेद 105 में कही गई है। इसके साथ साथ कुछ अन्य अपवाद भी हैं, जैसे कोई विदेशी शासक हो, राजदूत हो, कूटनीतिक व्यक्ति हो, उन्हें दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्ति रहती है। और इसी तरह की मुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी होती है। कभी लगता होगा कि राज्य किसी के साथ भेदभावपूर्ण कार्य कर रहा है, पर ऐसी बातें नहीं होती है। यदि किसी भी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में निर्वासित कर दिया जाता है या उसे अवांछनीय कार्य के लिए उसके साथ युक्त विभेद किया जाता है, किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ किसी उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य मिलने के बाद, तो यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती है कि राज्य उसके साथ क्यों कर रही है, बल्कि राज्य को यह अधिकार है कि वह युक्त विभेद करे। यह अलग बात है कि राज्य अपनी किसी भी कार्रवाई में किसी भी प्रकार की मनमानीपन नहीं कर सकता। जो कार्य भेदभावपूर्ण है उसे मनमानेपन का नाम दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सरकार का नीतिगत विनिश्चय में
यदि ऐसा कुछ होता है, उनके कार्य मनमाना या द्वेषपूर्ण भाव हो, तो यहाँ पर फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की बात आती है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह भेदभाव और मनमानेपन के संबंध में अपने नागरिकों के भय को दूर करे। संरक्षण की बात आप इस अर्थों में भी देखते होंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पक्ष में इस तरह की बातें आती है कि उनके साथ भेदभाव वाली बात होती है, या तो यहाँ पर वैसी बातें नहीं है। भेदभाव सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की संवैधानिक व्यवस्था का यह अंग है। यहाँ पर उनके लिए संवैधानिक व्यवस्था कर दी गई है कि वे भी मुख्य धारा में आवे। उनके साथ राज्य को विशेष व्यवहार करने का अधिकार है, उनके लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है। अंतर यह नहीं होना चाहिए कि वह किसी भी तरह का भेदभाव करे, अनुचित भेदभाव करे, अमान्य वर्गीकरण पर आधारित हो, या अनियंत्रित शक्तियों का वो इस्तेमाल करे। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बातें होती है तो फिर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 31 गो का भी जिक्र आता है, जिसमें कहा जाता है कि यह अनुच्छेद 14 का अपवाद है, और जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां अनुच्छेद 14 समाप्त हो जाता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा जब वो अपने नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वित करता है, उसके संदर्भ में कोई नियम बनाता है, तो जिसमें कि अनुच्छेद 39 उपधारा खो या उपधारा गो का समावेश होता है, तो वहां पर उसे यह नहीं चुनौती दी जा सकती है कि उनके अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।